वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन शर्मा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइस। ठीक है गाइस, चलिए अब हम पढ़ते हैं 12th क्लास का चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, हमारे जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम दो ध्रुवता का अंत। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो दो ध्रुवता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं, अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ठीक है, चैप्टर का नाम को बता दिया, दो ध्रुवता का अंत है चैप्टर का नाम हमारे। ठीक है, जो पहला प्रथम विश्व युद्ध था, मतलब जो दो ध्रुव थे, मतलब कि दो ध्रुव थे, एक तो अमेरिका और दूसरी वो सोवियत संघ। मतलब कि पहला जो था वो यूएसए था और दूसरा यूएसआर। ठीक है, दोनों के बीच में युद्ध था, खड़ा युद्ध था। ठीक है, दोनों शक्तिशाली बनने की ओर थी दोनों के बीच में। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ। मतलब कि जो पहला जो युद्ध हुआ था वो 14 से 19 से लेकर 14 से 18 के बीच हुआ। ठीक है, जो दूसरा विश्व युद्ध था, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था वो 1900 से लेके 39 से लेकर 1945 है। मतलब कि जो 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, और जो दूसरा जब विश्व युद्ध हुआ था तो क्या हुआ था, जो दो राष्ट्र थे, जो दूसरे विश्व दो राष्ट्र थे। ठीक है, जो पहला राष्ट्र तो मित्र राष्ट्र था। मतलब जो पहला राष्ट्र था वो तो मित्र राष्ट्र था और जो दूसरा राष्ट्र था वो था ध्रुवीय राष्ट्र। ठीक है, इसमें क्या था, दो राष्ट्र है तो दोनों राष्ट्र थे। पहले तो मित्र राष्ट्र, पहले आपको पता होना चाहिए मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश थे। ठीक है, मित्र राष्ट्र में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, ये चारों मित्र राष्ट्र में थे। ठीक है, और ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली। ठीक है, ये तृतीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो दो राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र, ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस। और जो ध्रुवीय राष्ट्र था उसमें कौन कौन से देश थे, जर्मनी, जापान, इटली। ठीक है, चलिए दो ध्रुवता का अंत। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जब हमने कहा था, ठीक है, दो शक्ति है, पहला यूएसए। ठीक है, यूएसए वाली अमेरिका जो था वो सब अपने आप को ज़्यादा पावरफुल मानता था। ठीक है, दूसरी ओर था यूएसए। ठीक है, यानी सोवियत संघ। ठीक है, जो ये अमेरिका था, अमेरिका पूंजीवाद, ये अमेरिका जो था वो पूंजीवाद को बेहतर मानता था और जो सोवियत संघ था ये समाजवाद को। ठीक है, मतलब कि जो सोवियत संघ था ये समाजवाद को बेटर मानता था। ठीक है गाइस, इनके बीच में जो थी बर्लिन की दीवार। ठीक है, मतलब कि जो इनके बीच में थी बर्लिन की दीवार थी जो इन दोनों को अलग करती थी। ठीक है, बर्लिन के बारे में बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, आपको बर्लिन की दीवार के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझिए, मतलब कि जो दो देश थे, यूएसए मतलब यानी अमेरिका और सोवियत संघ था यानी सोवियत संघ। ठीक है, जो अमेरिका था वो पूंजीवाद को समर्थन में था। मतलब जो पूंजीवाद है वो पूंजीवाद का अर्थ होता है प्राइवेट संस्था। ठीक है, ये प्राइवेट संस्था के चाहता था कि प्राइवेट के हाथ में हो सब कुछ। और जो सोवियत संघ था ये था समाजवाद, मतलब ये चाहता था सब कुछ सरकार के हाथ में हो। ठीक है, चलिए अब हम, अगर इसमें किसी को यहाँ तक कि किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध के दौरान जो शीत युद्ध था, शीत युद्ध कब हुआ। ठीक है, शीत युद्ध 1945 से लेकर 1991 तक। मतलब कि जो शीत युद्ध था, शीत युद्ध मतलब कोल्ड वार, इसे इंग्लिश में कोल्ड वार कहते हैं और हिंदी में शीत युद्ध। मतलब शीत युद्ध का जो दौर था वो 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध चला था। ठीक है, जो पहले था यूएसए, किसके बीच हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ। मतलब कि यूएसए और यूएसआर, इन दोनों के बीच में शीत युद्ध हुआ था। ठीक है, अब शीत युद्ध का अर्थ समझ लेते हैं, मतलब शीत युद्ध है क्या। ठीक है, शीत युद्ध को समझ लेते हैं। शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध से मतलब कि शीत युद्ध से ऐसा अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जहां तनाव और संघर्ष तो हो। मतलब कि जो शीत युद्ध है वहां पे ऐसी स्थिति है जहां पर तनाव और संघर्ष दोनों हो परंतु युद्ध ना हो।
मतलब कि जो इन दोनों के बीच में जो था बस तनाव और संघर्ष रहता था, परंतु कभी युद्ध नहीं हुआ, खड़ा युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, चलिए युद्ध की संभावना, मतलब कि सदैव ही युद्ध की संभावना बनी रहती थी। मतलब कि जो यूएसए था और यूएसआर, ठीक है, ये दोनों, सॉरी ये यूएसआर है, ठीक है, जो कि यूएसए और यूएसआर, ये दोनों के बीच में युद्ध की संभावना सदैव बनी रहती थी। ठीक है, परंतु कभी इनके बीच युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, और लेकिन वास्तविक रूप में कोई युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, वास्तविक रूप में आज तक कोई युद्ध नहीं हुआ शीत युद्ध में। ठीक है, इसलिए इसे कोल्ड वॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी और कभी भी युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, और सन 1945, लेकिन सन 1945 से लेकर सन 1991 तक के समय को शीत युद्ध के दौर में जाना जाता है। मतलब कि ये हमने आपको पहले बता दिया है, शीत युद्ध मतलब कि सन 1945 से लेकर सन 1991 के बीच के समय को शीत युद्ध माना जाता है। ठीक है, चलिए इस काल में अमेरिका यानी यूएसए, मतलब कि जो ये काल है इसमें अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है, मतलब कि यूएसएआर, ठीक है, इसके बीच में जो तनाव जैसी स्थिति बनी रहती थी, ठीक है, इसे ही शीत युद्ध की संज्ञा दे दी गई। मतलब कि जो तनाव और संघर्ष जैसी स्थिति जो बनी रहती थी, इसे ही शीत युद्ध की संज्ञा दे दी गई। ठीक है गाइस, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, कमेंट में हम उसका जवाब 100% दे देंगे। ठीक है गाइस, अब तक इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है गाइस, चलिए अब हम पढ़ते हैं। हमने शीत युद्ध के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, शीत युद्ध के क्या क्या कारण है, शीत युद्ध किसे कहते हैं, हमने पढ़ लिया। ठीक है गाइस, जहाँ पे भी तनाव और संघर्ष की स्थिति हो उसे ही शीत युद्ध कहते हैं, उसे शीत युद्ध की संज्ञा दे दी, क्योंकि वहाँ पे कोई युद्ध नहीं हुआ, सिर्फ संभावना बनी रही युद्ध की। ठीक है, इसलिए उसे शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं दो ध्रुव का विश्व। ठीक है, जो दो ध्रुव विश्व है, ठीक है, जो पहली ओर तो वो है अमेरिका यूएसए, ठीक है, दूसरी ओर है यूएसएआर, मतलब कि सोवियत संघ। जब सोवियत संघ हो गया, अमेरिका और सोवियत संघ के विश्व को दो हिस्सों में बांट दिया गया। मतलब जो अमेरिका और यूएसए, मतलब कि पढ़ ली ऐसे यूएसए और यूएसआर, ये दो गुट है। ठीक है, ये दो गुट है, इन दो गुटों में बांट दिया गया। ये हो गया यूएसए और ये हो गया यूएसआर, दो गुट में बांट दिया गया। और जो बीच में होगी बर्लिन की दीवार, मतलब कि जो बर्लिन की दीवार होती थी ना, ये जो बर्लिन की दीवार है ये यूएसए और यूएसआर को अलग करती थी। ठीक है गाइस, ये बर्लिन वैसे अलग करती थी और विश्व में दो खेमों बांट दिया गया। मतलब कि जो यूएसए और यूएसआर था, इसे दो भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, जो इसे पश्चिमी खेमा और पूर्वी खेमा कहा जाता है। जो यूएसए उसे पश्चिमी खेमा और जो यूएसआर है उसे पूर्वी खेमा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं पश्चिमी खेमा। जो पश्चिमी खेमा है ये पश्चिमी खेमा जिसे यूएसए, जिसे अमेरिका कहा जाता है। ठीक है, इसे पहली दुनिया, पश्चिमी गठबंधन, ये पश्चिमी गठबंधन के नाम से, वो पूंजीवाद गुट के नाम से जाना जाता है। किसे? यूएसए यानी अमेरिका को। ठीक है, जो अमेरिका था उसे यूएसए के नाम से जाना जाता है, पहली दुनिया, पश्चिमी गठबंधन और पूंजीवाद गुट। ठीक है, चलिए अब पूर्वी खेमा। जो पूर्वी खेमा है, जो यूएसएसआर है, जिसे दूसरी दुनिया, पूर्वी गठबंधन और समाजवाद गुट कहा जाता है। ठीक है, अब आप टॉपिक उठता है। ठीक है, अब हमसे पूछते हैं जो पश्चिमी खेमा है उसे किन के नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि पश्चिमी खेमा को किन के नामों से जान सकता है। ठीक है, ये पहली दुनिया के नाम से, पश्चिमी गठबंधन के नाम से और पूंजीवादी गुट के नाम से। ठीक है, और जो यूएसए उसे किस नाम से जाना जाता है? दूसरी दुनिया के नाम से, पूंजी गठबंधन के नाम से और समाजवादी गुट। ठीक है, चलिए अब शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के बीच की माहौल कैसा था, मतलब स्थिति कैसी थी। मतलब जो शीत युद्ध है, जो शीत युद्ध के बाद शीत युद्ध में यूएसए और यूएसएसआर, मतलब कि शीत युद्ध के दौरान इन दोनों देश की स्थिति कैसी थी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं दोनों महाशक्ति की स्थिति कैसी थी, इसे कर लेते हैं। शीत युद्ध जैसी स्थिति, मतलब कि जो यूएसए और यूएसएसआर है, इन दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति बनी रहती थी, क्योंकि दोनों शक्तिशाली बनना चाहते थे एक दूसरे से ज़्यादा। ठीक है, हथियारों की ओर
दोनों के बीच में हथियार की होड़ थी। दोनों ही चाहते थे कि हम इनसे ज़्यादा हथियार बनाए, ये चाहते इससे ज़्यादा हथियार बनाए, दोनों के बिना हथियार की होड़ थी। ठीक है, शक्ति 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 बांटने, शक्ति बढ़ाने का प्रयास, मतलब कि जो अमेरिका और यूएसए वाले दोनों शक्ति बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, तनाव की स्थिति थी। ठीक है, और भय का माहौल, पूरी दुनिया में भय का माहौल था, तनाव था, संघर्ष था। सब ये सोचते थे कि आज युद्ध हो जाएगा, आज युद्ध हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता था। ठीक है, सारे में भय का माहौल था। ठीक है, अब पे हम दोबारा पढ़ लेते हैं। युद्ध जैसी स्थिति थी, हथियार की होड़ थी, शक्तिशाली बनने का प्रयास था, तनाव की स्थिति थी, भय का माहौल था। ठीक है, चलिए अब बर्लिन की दीवार, जैसे कि मैंने कहा था कि बर्लिन की दीवार की हम बाद में बात करेंगे। चलिए अपनी बर्लिन की दीवार की बात करते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार 1961, मतलब कि जो बर्लिन की दीवार है 1961 में बनी थी। ठीक है, जो बर्लिन की दीवार थी 1961 में बनी। ठीक है, और इस दुनिया मतलब जो ये दीवार है, ये दीवार 18 वर्ष तक कब तक खड़ी रही, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ये दीवार कब तक खड़ी रही। ठीक है, तो ये दीवार कब तक खड़ी रही, 18 वर्ष तक, 28 वर्ष। ठीक है, ये 28 वर्ष तक खड़ी रही। ठीक है, और यह दीवार 150 किलोमीटर लंबी थी। मतलब कि एमसीक्यू में पूछा सकता है कि बर्लिन की दीवार कितनी लंबी थी। ठीक है, तो 150 किलोमीटर लंबी थी बर्लिन की दीवार। ठीक है, यह दीवार पूंजीवादी और समाजवादी दुनिया के बीच विभाजन और प्रतीक थी। मतलब कि ये विभाजन का प्रतीक थी। जैसे कि मैंने अभी बताई आपको, जो यूएसए और यूएसआर के बीच में जो बर्लिन की दीवार थी वो विभाजन का प्रतीक थी, इसमें यही बताया गया है। और इसे 9 नवंबर और 1989 को, मतलब कि जो 1989 को यह गिरा दी गई। किसके द्वारा गिरा गई, जनता के द्वारा। ये पूछा जा सकता है कि बर्लिन की दीवार किसके द्वारा गिराई गई, ये बर्लिन की दीवार जनता के द्वारा गिराई गई। ठीक है गाइस, जनता के द्वारा गिरा दी गई, आम जनता के द्वारा गिरा दी गई थी। ठीक है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है गाइस, आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट के द्वारा 100% दिया जाएगा। ठीक है गाइस, दोस्तों कमेंट करना, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करते हो तो हमें पढ़ाने का मोटिवेट मिलता है। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप इसे कमेंट करना, सब्सक्राइब तो करना ही करना। ठीक है गाइस, मैं बर्लिन की दीवार के पहले पढ़ लिया था। ठीक है गाइस, चलिए अब हम पढ़ते हैं सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, जो 1917 की क्रांति के बाद जो यूएसआर मतलब कि जो सोवियत संघ था ये अस्तित्व में आया था। किस में आया, अस्तित्व में आया। और जो 15 दिसंबर 1991 को विघटन होकर 15 नए राज्य बन गए। मतलब जब विघटन हो गया, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो 15 नए राज्य आ गए। जब 15 नए राज्य आ गए तो विघटन की घोषणा रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने कर दी। मतलब कि जब विघटन होने के बाद विघटन की घोषणा किसने की, रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने कर दी थी। जब 15 राज्य बन गए, और जो वो 3 राज्य थे ये 3 राज्यों में से थे। ठीक है, कौन कौन से थे, रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने इनकी घोषणा कर दी। कब इसका विघटन कब हुआ, 1917 में सोवियत संघ का विघटन हो गया क्रांति के बाद। ठीक है, विघटन हो गया, ये अस्तित्व में आया और 15 नए राज्य बन गए। 15 नए राज्य बने तो इसकी विघटन की घोषणा रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने कर दी। ठीक है, चलिए सोवियत संघ विघटन का कारण, इसका कारण क्या था, मतलब कि सोवियत संघ विघटन क्यों हुआ। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। नागरिकों की आकांक्षा को पूरा न कर पाना, मतलब जो वहाँ के जो नागरिक थे वहाँ की जरूरतों को पूरा न कर पाना। वह वहाँ की जो सरकार थी, ठीक है, वो नागरिकों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी, इसलिए पहला कारण ये हो सकता है विघटन का। नौकरशाही का शिकंजा, वहाँ पर जो अधिकारी थे उनका शिकंजा था। ठीक है, संसाधन का परमाणु हथियारों पर अधिक खर्चा, मतलब कि वहाँ पे जब सीज युद्ध चल रहा था तो हथियारों की होड़ थी। ठीक है, तो उन्होंने सारे संसाधन परमाणु पर लगा दिया। ठीक है, रूस का वर्चस्व अधिक, मतलब कि रूस का दबदबा ज़्यादा बढ़ गया, हर जगह रूस मुखिया की तरह था। ठीक है, सोवियत संघ विघटन, अगर इसमें किसी को समझना है तो पूछ लेना। ठीक है, और सोवियत संघ के विघटन का परिणाम, मतलब कि जब ये कारण तो ये विघटन का परिणाम, जब ये विघटन हो गया तो परिणाम क्या था। ठीक है, परिणाम पढ़ लेते हैं। 15 नए राज्य बने, रूस यूएसआर का उत्तराधिकारी बन गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया, अमेरिका में वर्चस्व दबदबा, मतलब कि जो जब विघटन हो गया तो 15 नए राज्य आ गए। ठीक है, और
रूस उत्तराधिकारी बन गया। किसका उत्तराधिकारी बना? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। ठीक है, शीत युद्ध समाप्त हो गया, अमेरिका का वर्चस्व बढ़ गया, हथियारों की होड़ समाप्त हो गई, पूंजीवादी व्यवस्था का तेजी से प्रसार हुआ। ठीक है, पूंजीवादी संचार प्रणाली की विशेषता पढ़ लेते हैं। ठीक है, सोवियत प्रणाली से नियोजित अर्थव्यवस्था थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, मतलब वहाँ पे एक ही पार्टी थी। ठीक है, वहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी थी और समाजवाद पार्टी का दबदबा था। वहाँ पे एक समाज पार्टी का दबदबा था। न्यूनतम स्तर से लेकर जितनी बेसिक चीज़ थी सभी नागरिकों को मिली हुई थी, चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो, उससे कोई मतलब नहीं था। ठीक है, और बेरोजगारी, वहाँ पे कोई बेरोजगारी नाम का शब्द ही नहीं था। ठीक है, उत्तर संचारी प्रणाली, वहाँ पे वहाँ की संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी, मतलब कि आने जाने का, परिवहन कराने का, फिर से लेकर के कार तक, वहाँ पे जितने भी संसाधन होते थे, जितने भी संसाधन उद्योग होता था, सब देश के अंदर ही होता था। ठीक है, यहाँ से लेके आता, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसे पहचान लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना गाइस। एक छोटा सा कमेंट करिए और लाइक करिए। अगर आप छोटा सा कमेंट करते हो तो उससे हमारा मोटिवेशनल पड़ता है। ठीक है, इसलिए आप कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। ठीक है, तुम पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम आगे का पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है? शॉक थेरेपी। ठीक है, चलिए शॉक थेरेपी को समझते हैं। ठीक है, घात पहुंचाकर, मतलब किसी को चोट पहुंचाकर उसका उपचार करना ही शॉक थेरेपी कहलाती है। ठीक है, घात पहुंचाकर उपचार करना। समाजवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के देशों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निदेश मॉडल अपनाना पड़ा। इसी मॉडल के तहत समाजवाद को छोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना था। इसे ही शॉक थेरेपी कहा। मतलब कि क्या था? किसी को घाव पहुंचाकर उसका उपचार करना। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जब सोवियत संघ देश की विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा महाकोष, मतलब कि इन्हें अपनी मुद्रा छोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना पड़ा। ठीक है, चलिए शॉक थेरेपी की विशेषताएं। अब हम शॉक थेरेपी की विशेषता पढ़ लेते हैं। ठीक है, शॉक थेरेपी मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व, मतलब कि ठीक है, राज्य की संपन्नता का निजीकरण, मतलब कि राज्य की संपन्नता था उसका निजीकरण हो गया। ठीक है, सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म, मतलब कि जो फार्म होते थे, जो फार्म होते थे ना, वो सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म खोले गए। ठीक है, वो मुक्त व्यवहार व्यवस्था को अपनाया, मतलब कि उन्होंने क्या करा? अपनी मुक्त बाजार व्यवस्था को अपना लिया था। ठीक है, वो मुद्राओं की आपसी परिवर्तनता, मतलब कि उन्होंने अपनी मुद्रा बदल ली थी। ठीक है, वो पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था, मतलब कि पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा, मतलब कि पश्चिमी देश की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ था ये। ठीक है, पूंजीवादी की अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, मतलब इन्हें किसी और व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। पूंजीवादी व्यवस्था किसी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था उन्होंने। ठीक है, शॉक थेरेपी, अगर इसमें किसी को डाउट है पूछ लेना। शॉक थेरेपी, रूस का औद्योगिक ढांचा को चरमरा गया। हुआ क्या? जो रूस का औद्योगिक ढांचा था वो चरमरा गया था, पीछे रह गया बहुत। ठीक है, अर्थव्यवस्था परिणाम अनुकूल नहीं रहे, मतलब कि इसके परिणाम अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं रहे। ठीक है, रूबल में भारी गिरावट, मतलब कि मुद्रा में भारी गिरावट आ गई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को अंत कर दिया, मतलब कि समाजवाद की कल्याण की पुरानी व्यवस्था थी उसका अंत कर दिया। विश्व की सबसे बड़ी गैराज, मतलब कि जो विश्व की सबसे बड़ी गैराज थी वो 90% उद्योग के निजी हाथों में औने पौने दामों पर बेच दिया गया। ठीक है, औने पौने दामों पर बेच दिया गया और आर्थिक विषमता में वृद्धि हुई और खदानों का संकट और माफीनामा वर्गों का उदय हुआ। यहाँ पे माफीनामा वर्गों का उदय हो गया। ठीक है, लोकतांत्रिक संस्था, मतलब हुआ क्या? यहाँ पे कोई लोकतांत्रिक संस्था के निर्माण न होने के कारण राष्ट्र कमजोर
कमजोर संसद एवं राष्ट्रपति को अधिक शक्तिशाली, जिसमें संस्था राष्ट्रपति शासन का उदय हो गया, राष्ट्रपति शासन के उदय हो गया था। ठीक है, चलिए गाइस, इसमें किसी को डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर वैसे कंप्लीट हुआ आपका। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, वैसे हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़े हैं, फिर भी अगर थोड़ा बहुत रह गया हो तो आप पढ़ लेना। ठीक है, फिर भी आप कमेंट कर देना, अगर कुछ समझ ना आया हो तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और एक छोटा सा कमेंट तो करें ही करें, क्योंकि आपके छोटे से कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे वीडियो बना सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।